आज हम ईएसआई वर्सेस एम्प्लॉय कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें एम्प्लॉय जो कंपनसेशन लेता है वो एम्प्लॉयर से भी ले सकता है और ईएसआई से ले सकता है। कहने का मतलब अगर वो दोनों से कंपनसेशन लेता है तो उसे एक जगह से लेना पड़ेगा, चाहे वो एम्प्लॉयर से कंपनसेशन ले ले, चाहे वो ईएसआई एक्ट से कंपनसेशन ले ले, उसको दोनों जगह से कंपनसेशन लेने का कोई भी ईएसआई के अंतर्गत कानून नहीं है। वो एक जगह से ही पैसा ले सकता है। अगर वो एम्प्लॉयर से पैसा लेता है तो वो उसे ईएसआई एक्ट से पैसा नहीं मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट्स। मतलब अपने बेनिफिट्स को एम्प्लॉय किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। कहने का मकसद, हम तो बीमार हुए नहीं, हम चाहें कि अपने बेनिफिट जो हमें मिल रहे हैं हम अपने किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दें। इसीलिए गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी 19-20 में, जो ये चेंजेस किया गया है कि एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर, एम्प्लॉय का बैंक का जहाँ पर है उसकी एम्प्लॉय की फ़ोटो, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं उनकी फ़ोटो साथ में उसको सबमिट करना पड़ता है उसे 15 दिन का। अब एम्प्लॉयर के ऊपर ये मतलब कानून कर दिया गया है, जैसे ही एम्प्लॉय का आप अपॉइंटमेंट दीजिए 15 दिन के अंदर उसकी सारी पोजीशन जो है उसको ऑनलाइन अपडेट कर दीजिए, कि जिससे ईएसआई कॉरपोरेशन को मतलब उसको कंपनसेशन देने में आसानी रहे, उसकी जगह पर किसी दूसरे को कंपनसेशन ना दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि हम तो पता चला बीमार नहीं, अब हम वहाँ गए कहने लगे हमारी जगह पे मेरे चाचा का इलाज करा दूँ, या हमारे फादर जो हैं पता चला वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, या मदर डिपेंडेंट हैं, उनकी जगह पे पता चला हमने कहा कि हमारे अंकल का आप जो है इलाज करा दिए। तो कहने का मकसद ये है कुल मिलाकर के अब ईएसआई के अंतर्गत आप अपने बेनिफिट्स को किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब पहले भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑनलाइन ना होने की वजह से एम्प्लॉय का मतलब जो ईएसआई का नंबर देर में चढ़ता था, उस जगह पर मतलब लोग जो है तरह तरह का मतलब उसमें फ्रॉड कर देते थे। इससे गवर्नमेंट ने सख्ती करके 2019-20 में ये रूल्स को बहुत सख्ती से एम्प्लॉयर के ऊपर लागू कर दिया है कि इसका एम्प्लॉय का नंबर और उसका फ़ोटोग्राफ्स और उसकी फुल डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर दी जाए। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं प्रोबिटेड कॉम्बिनेशन में जो है मतलब ये दिया गया है, एक साथ हम दो बेनिफिट किसी तरीके से एम्प्लॉय नहीं ले सकता है। मतलब मान लीजिए लेडी एम्प्लॉय है, वो सिकनेस बेनिफिट एंड मैटरनिटी बेनिफिट, वो बीमार भी है और पता चला उसे मैटरनिटी भी है। तो कहने का मतलब ये तो वो, क्योंकि टाइम एक है, छुट्टी एक है, एम्प्लॉय एक है, उसी दिन उसने छुट्टी ली है, समय एक है, एक समय में मतलब सिकनेस का भी बेनिफिट, बीमारी का बेनिफिट और मैटरनिटी का बेनिफिट नहीं ले सकता है। इसी तरह सिकनेस बेनिफिट एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट, मतलब वो बीमार भी है और डिसेबलमेंट भी हो गया, उसे चोट भी लग गई है। तो कहने का मतलब वो चाहे सिकनेस का बेनिफिट ले ले और चाहे डिसेबलमेंट का बेनिफिट ले ले, चोट लगने का मतलब उसे एक दिन में एक ही समय में दो बेनिफिट नहीं दिए जा सकते। उन्हीं छुट्टियों के पीरियड में, उन्हीं घंटों के पीरियड में, उसी दिन मतलब सिकनेस का बेनिफिट और डिसेबलमेंट का बेनिफिट दोनों एक साथ नहीं दिए जा सकते, एक बेनिफिट उसे मिलेगा। इसी तरीके से लेडी एम्प्लॉय के लिए मैटरनिटी बेनिफिट और डिसेबलमेंट बेनिफिट, कहने का मतलब अगर लेडी एम्प्लॉय है और उसे चोट भी लग गई है और पता चला जो है पैर में फ्रैक्चर भी हो गया और उससे मैटरनिटी भी है, तो कहने का मतलब दोनों में से एक ही बेनिफिट वो ले सकती है, दोनों बेनिफिट एक साथ नहीं ले सकती है। अच्छा, आगे इसको हम देखते हैं कि नो पनिशमेंट ड्यूरिंग सिकनेस। अगर कोई एम्प्लॉय बीमार है उस पीरियड में उसको पनिशमेंट एम्प्लॉयर नहीं दे सकता है। कहने का मतलब ना उसे टर्मिनेट कर सकता है, ना उसे वर्किंग कंडीशन को चेंज कर सकता है, और जिस समय उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है ईएसआई हॉस्पिटल के अंतर्गत, तो उसकी सैलरी भी नहीं रोकी जा सकती है। एक बार वो ठीक हो करके जब फैक्ट्री में ज्वाइन कर लेता है, वो आ जाता है, उसके बाद चाहे आप उसको टर्मिनेट कर दीजिए, चाहे उसको आप जो है अपने काम पर से हटा दीजिए, उसको किसी तरीके का नोटिस दे दीजिए, या उसको आप वापस अपने
घर भेज दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस समय जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है या वो बीमारी की हालत में होता है, तो उस समय किसी तरीके का आप पनिशमेंट उस पीरियड में उसे नहीं दे सकते हैं। क्लेम अंडर ईएसआई, कहने का मतलब इसमें जो ईएसआई के अंतर्गत क्लेम है वो भी मिलता है, और मतलब उस क्लेम से अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ एम्प्लॉई तो वो कहाँ जाएगा। इसमें बताया गया है कि ये जो एम्प्लॉई होता है ये सामान्य नागरिक कोर्ट में नहीं जाता है। ईएसआई ने अपना एक कोर्ट खुद बना रखा है, विशेष अदालत बना रखी है ईएसआई ने, जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को रखता है और उसके बाद जो है उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती है। अगर वो वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको ये लगा कि हमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है या हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तब वो वहाँ से हायर कोर्ट जा सकता है। हायर कोर्ट का मतलब यहाँ से वो हाई कोर्ट में जाके अपना जो है 60 दिन के अंदर जो है वो अपील कर सकता है। अगर उसे सेटिस्फाई ईएसआई की कोर्ट से नहीं हुआ है तो वो दूसरी कोर्ट में ईएसआई के अलावा जो है फिर वो हाई कोर्ट में जा सकता है। उससे पहले ईएसआई कोर्ट से पहले वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, और उसकी समय सीमा निर्धारित कर दी है कि 60 दिनों के अंदर वो जा कर के अपनी अपील कर सकता है। अच्छा, ईएसआई फंड्स के बारे में, ईएसआई फंड्स जो है इसका मतलब ईएसआई जो कॉरपोरेशन है ईएसआई फंड को बहुत संभाल कर रखती है, उसका पूरा होल्ड होता है। अच्छा, ये फंड इकट्ठा कहाँ से होता है, मैंने आपको बताया था कि इस पहले भी कि ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से आता है। जो कंट्रीब्यूशन इस समय घट करके 4% हो गया, ये पहले 6.5% था। अब जो है 0.75% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और 3.25% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा इसमें केंद्र सरकार भी पैसा जो है इसमें अनुदान के रूप में देती है। दूसरी इसमें डोनेशन भी आता है, तो ये एक ह्यूज अमाउंट इकट्ठा हो जाती है, जिसको मतलब जिसके ऊपर होल्ड जो होता है ईएसआई कॉरपोरेशन का होता है। अब कौन कौन से लोग इसमें जो है, एक तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, दूसरा जो है इसमें डोनेशन आ जाता है, तीसरा इसमें भारत सरकार जो है केंद्र सरकार भी इसमें अनुदान देती रहती है। तो इस तरीके से इसका एक कंट्रीब्यूशन फंड इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, ईएसआई फंड्स इज़ यूटिलाइज्ड इन फॉलोइंग मैनर, ये ईएसआई जो का पैसा है तो ये कहाँ खर्च करती है। इसमें ईएसआई फंड को खर्च करने के लिए इसमें 8 मदें बताई गई हैं, 8 जगह पर ये पैसा खर्च कर सकता है। वैसे तो सबसे बड़ा खर्च जो है ये ईएसआई हॉस्पिटल पे होता ही है, लेकिन इसके अलावा जो है ये 8 जगह बताई गई हैं कि वहाँ पर इसका पैसा खर्च होता है। नंबर 1 पे पेमेंट फॉर ईएसआई बेनिफिट्स, नंबर 2 मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, नंबर 3 एक्सपेंसेस ऑफ ईएसआई कॉरपोरेशन, जो ईएसआई कॉरपोरेशन का ऑफिस होता है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए वर्क होता है, उसमें वर्कर की सैलरी जाती है और भी जो खर्च होते हैं वो उस पर ईएसआई फंड से ही खर्च किया जाता है। इसी फंड से इसमें भी पैसा खर्च होता है। क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस एमंग पीपल, लोगों को अवेयरनेस फैलाना, उनको ईएसआई के फ़ायदे बताना, ईएसआई के बारे में जानकारी देना कि ईएसआई से क्या लाभ है, उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च होता है इसी फंड से खर्च होता है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट, जो ईएसआई का अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो भी इसी फंड से ही उसके खर्चे दिए जाते हैं। इसका जब ऑडिट कराना होता है सीए वगैरह से, तो इसके भी सारे खर्चे हम इसी फंड से हम देते हैं। दूसरा है लिटिगेशन, लिटिगेशन एक्सपेंसेस, कानूनी कार्रवाई। अब कानूनी कार्रवाई का मतलब ये है कि बहुत से कानूनी कार्रवाई में भी पैसा खर्च होता है। मतलब मान लिए ईएसआई का कोर्ट बना हुआ है, अब वहाँ से एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं हुआ, अब वो पता चला हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट में जो फीस वकील को देना होगी तो जाहिर सी बात है वो कहाँ से आएगा। तो वो कानूनी कार्रवाई में जो खर्च लगेगा या और किसी तरीके के
कानूनी कार्रवाई में पैसा लगता है जिसे हम लिटिगेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, वो भी इसी ईएसआई फंड से ही खर्चे निकाले जाते हैं। वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, वर्कर के वेलफेयर के लिए इसी से खर्चे होते हैं। लास्ट दिया हुआ है 8 नंबर पे, एनी अदर पर्पस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। हर वो खर्चा जो सरकार प्रेस्क्राइब करे उसको इसमें खर्चा किया जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले करके अगर कोई ख़र्चा प्रेस्क्राइब कर रही है कि ये इस मद पे पैसा खर्च होना चाहिए, तो भी इस फंड से ही पैसा खर्च होगा। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक जो ईएसआई एक्ट 1948 था वो यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछें, मुझे व्हाट्सएप करें लिख करके। किसी तरीके का भी कोई भी कन्फ्यूज़न अगर है तो उससे हम दूर करने की आपकी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।